सर एंटीसेप्टिक का सरफेस टेंशन कम क्यों होता है? अच्छा, इज लो इन सरफेस टेंशन, वाई? हम्म उसका सरफेस टेंशन इसलिए कम होता है बेटा, क्योंकि एंटीसेप्टिक जो होता है ना, एक्चुअली में वो क्या करता है कि आपका जो एरिया होता है वहां के बैक्टीरिया को डेड करने लगता है, तो का कांटेक्ट सरफेस कम ही रखा जाता है। नितिन सर नहीं क्या? नहीं बेटा, सर एक्चुअली सर को कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके लिए। अच्छा कोई नहीं, बता दूंगा सरफेस टेंशन में। चलो ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द क्लास। तो 2 मार्क्स के लिए मैंने लिखना आपको सिखा दिया था। ठीक। सर थ्योरी, सर थ्योरी कितने परसेंटेज आएगी एग्जाम में? है, ये तो नहीं बता सकते बेटा। एक आइडिया रफ सब लगा सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकली होंगे। सर ये नोट्स ग्रुप में डाल देना। ठीक है बेटा, पहले बना तो लेने दो। चलो। सर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की क्लास है। हाँ बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की रखा हूँ। सॉलिड चाहिए था क्या आप लोगों को? सॉलिड लास्ट में रखा है मैंने। चलो आगे चलते हैं। सुनो बेटा, चलो आगे चलते हैं, सुनो। सवाल है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड सरफेस टेंशन? तो क्या होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे? सुनो, सबसे पहले क्या होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बेटा? कोई कमेंट में लिख सकता है व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? इंक्रीज। और सरफेस टेंशन? सर दो पार्टिकल के बीच में। अच्छा, दो पार्टिकल के बीच में, सुनो बेटा, जैसे मान लो दो पार्टिकल्स के बीच में आप जो बोल रहे हो, मैं समझाता हूँ वो क्या हो रहा होगा। सर सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हाँ बेटा, सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो, दो पार्टिकल है बेटा, हमेशा याद रखना। सपोज दिस इज वन पार्टिकल, ठीक है, या ये पानी की बूंद है, ये किसी लीफ पे है, राइट। इसको थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। ये एक वाटर ड्रॉपलेट है बेटा, ये किसी लीफ पे जाके गिर रहा है। देखो ध्यान से, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, किसी लीफ पे जाके गिर रहा है। ये लीफ की अपर सरफेस है, ठीक। अब इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा? टू पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि पत्ते के सरफेस के बीच में और पानी की बूंद के बीच में, टू पार्टिकल्स के बीच में क्या चीज हो रहा होगा? कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन ऑफ यू? क्या एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी जैसी कुछ दो चीजें एग्जिस्ट करेगी? सर लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है चीज। बेटा मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ सो दैट आपको ये सब चीजें याद आ जाए, इसके लिए। ठीक है, व्हाट इज कोहेसिव एंड व्हाट इज एडेसिव प्रॉपर्टी, कोई बता सकता है? हम्म यस यस, तो बोलो, आगे बोलो तो। ठीक है, एडेसिव में क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम पार्टिकल को सेम होगा या डिफरेंट होगा? एडिसिव में। कोहेसिव दोनों ऑब्जेक्ट सेम, एडिसिव दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट, पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एडिसिव में बेटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एडिसिव में होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट पार्टिकल्स भी आप बोल लो। मैं ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि ऑल टुगेदर में बात, ठीक। अच्छा, और सेम होगा तो क्या होगा? कोहेसिव। आई थिंक ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब आते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। देखो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है एक्चुअली? कोहेसिव, ओके ओके ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट विल इंक्रीज, ये हमेशा बढ़ेगा बेटा, इट विल इंक्रीज। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, इट विल इंक्रीज एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ये बढ़ने लगेगा। पर अच्छा, सरफेस टेंशन क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था बेटा मैंने? क्यों मैंने बताया था? हाँ, लाइक स्टिक टू अ ग्लास ड्यू टू एडिसिव फोर्स। हाँ बेटा। अच्छा, सरफेस टेंशन क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का? कोई बच्चा बता दो। वैसे मैंने तो बता ही दिया। क्यों? किसी के पास कोई रीजन नहीं है क्या? मैंने वैसे बता भी दिया था। कम हो जाती है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कि ये टेम्परेचर को कम कर देगी। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू एरिया। मैंने बोला था ना, पैर से ऐसे रगड़ देते हैं फिर पोछा मार देते हैं उस पे। ठीक, क्लियर है? चलो अब सुनो, वाई डैम ऑफ रिजर्वायर आर मेड थिक नियर बॉटम? देखो, बॉटम मतलब क्या होता है, ऊपर या नीचे? कोई तो बता दो, ऊपर या नीचे? बॉटम किसको बोलते हैं? नीचे, नीचे वाले को बॉटम बोलते हैं क्या? अरे खतरनाक इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब सपोज ये पानी का लेयर है, राइट। आपसे पूछा गया है
कि द डैम ऑफ वाटर रिजर्वायर आर मेड थिक नियर बॉटम, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? यानी कि नीचे की जो सतह होती है बेटा, उसको क्यों मोटी परत से बनाई जाती है? ठीक है, ये है बॉटम, और बॉटम की सतह को क्यों मोटी परत से बनाई जाती है? अब सुनो, इसका बहुत अच्छा एक रीजन बताता हूं, सुनना बेटा। ठीक है, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। देखो, जैसे मान लो एक ग्लास है, राइट? ग्लास बना रहा था मैं, चलो, अब एक ग्लास है। अब आपको ये बताना है, ये ग्लास में बेटा, मैं अगर एक पेपर के टुकड़े को डालूं या बिस्किट को डालूं, तो बिस्किट पे फोर्स कहाँ पे ज्यादा लग रहा होगा? क्या सरफेस पे लग रहा होगा बेटा, या बॉटम पे लग रहा होगा बिस्किट पे फोर्स ज्यादा? यहाँ पे बिस्किट पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, बॉटम पे या ऊपर की तरफ? यहाँ पे। सर, जमीन नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि ये एच जो है ना बेटा, बिकॉज दिस एच इज एक्चुअली इंक्रीजिंग जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। अब हाइट बढ़ते जाएगी तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, यानी प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है बेटा, ये डायग्राम आप बना सकते हो और यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी। वैसे तो कमेंट में आप लोगों ने बता दिया। The pressure of the liquid increases as you go down in the dam. Clear? ठीक है, यहां तक कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। ऑल ऑल गुड, कोई भी इमोजी भेज दो अगर सब सही है तो। थिक वॉल फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ, थोड़ा इंग्लिश लिखी है मैंने, थिक वॉल फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम लोग अपना दिमाग मत लगाना, कोई ये मत लिख के आना अंबुजा सीमेंट करना है, ये करना है, सिर्फ लिख के आना कि डैम को थिक रखो बस। अंबुजा सीमेंट, कोरमंडल सीमेंट, ये सब मत लिख के आ जाना। ठीक है, चलो, आई थिंक यहां तक डाउट नहीं होगा किसी को। हाँ भाई, तुम लोग का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट टू अ ह्यूमन बॉडी? अल्ट्राटेक देखो लिखने लगे, प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। बेटा बस मैंने थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी कि अगर दीवार मोटी होगी ना तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी, इसके लिए बस ये लिखा। चलो, ठीक है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर अ फ्रॉम अ कट टू अ ह्यूमन बॉडी एट हाई एल्टीट्यूड? प्रेशर ज्यादा होगा। अरे धन्य हो गए, कहाँ है आप लोग के चरण, कहाँ है? चरण स्पर्श कराओ, चरण स्पर्श कराओ, हमको हमको आशीर्वाद दो। हाई प्रेशर लिखे जा रहे हैं, अरे लो प्रेशर होता है यार ऊपर, ठीक है। हाई प्रेशर लिखे जा रहे हैं। देखो बेटा, कि सपोज दिस इज अ माउंटेन, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा काम चलाओ, डायग्राम मान लो। ठीक, अब यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे प्रेशर कम होगा या बी पे प्रेशर कम होगा? आप बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर एट पॉइंट ए, और हायर कहां पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बी पे, ठीक है। बी पे हमेशा क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर होगा। अब बेटा, अगर एक बार आपको कट लग गई कहीं भी, अब गला काटने का मत सोचना, मान लो हाथ में कट लग गई, तो क्या होगा? देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अब वो डिफरेंस की वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। अब उसकी वजह से ना बेटा ब्लीडिंग रुकेगी नहीं जल्दी, ठीक है। मैं इस पॉइंट को ऐसे लिख देता हूं, ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होने के कारण बेटा, ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, जो ब्लीडिंग होगी वो जल्दी नहीं रुक रही होगी। क्लियर? इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता सर। अरे बिल्कुल होता आशीष बेटा, बस आप थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है, मैंने बात की थी लेकिन थोड़ा सा आप लेट हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डस आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड इन अ वेसल इन फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है बेटा? सर, छत पे लेके छत छत पे जाना और वहां से धकेल देना किसी चीज को, दैट इज फ्री फॉल, ये होता है। जी इज इक्वल टू जीरो, जी जीरो। चलो बेटा, कुछ कुछ सबने पढ़ रखा है, तो मैं तुम लोग की बात को ऐसे लिखता हूँ, फ्री फॉल में जी की वैल्यू जीरो होती है, ऐसा आप लोग बोल रहे हो तो मैं भी मान ही लेता हूँ, तुम बोल रहे हो तो मुझे क्या है, ठीक। मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, अच्छा जी की वैल्यू सच में जीरो भी हो जाती है क्या? या नेट फोर्स ऑफ जी इज जीरो? नो, ठीक है, चलो अभी तो टाइम नहीं है इतना इस पे डिस्कस करने का। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड गुड फॉर दिस कंडीशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल
डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड गुड फॉर दिस कंडीशन। तो बच्चा बता सकता है इसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, पक्का? क्या किसी ने बाइंड फोर्स जैसा कुछ पढ़ा था क्या? अगर किसी को याद हो तो, बाइंड फोर्स कोई ऐसा है यहाँ पे बेटा जिसको याद हो? बाइंड फोर्स, थ्रस्ट नहीं बेटा, बाइंड फोर्स। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में बाइंड फोर्स मिल रहा होगा क्या? नाम सुना सुना है। नो, वेरी गुड। इस पर्टिकुलर केस में बेटा बाइंड फोर्स मिल ही नहीं रहा होगा, राइट? ठीक है, वेयर द बाइंड फोर्स इज, अब इस तरह तुम लोग पेपर में मत लिख के आना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। इस अकाउंटिंग इसको बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स ठीक है, आगे बता देता हूं। अकाउंटिंग फॉर आर्किमिडीज प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट। बैंड फोर कुछ नहीं है बेटा, यही बता देता हूँ। सपोज कोई बॉडी है, राइट? सपोज कोई बॉडी है जिसको आप पानी के अंदर डुबा रहे हो, राइट? एक बॉल के साथ मान लो, एक बॉल को आप पानी में डुबा रहे हो, तो क्या वो बॉल थोड़ी देर बाद वापस बाहर आएगा बेटा? सोच के देखना। ठीक है, जब भी आप बॉल को डुबाओगे तो एक अपवर्ड फोर्स इस पे लग रहा होगा, अपवर्ड इफेक्ट बोल के मैंने इसको समझाया था। एक अपवर्ड इफेक्ट लग रहा होगा इस पे, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाई यू, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाई यू इज योर बायंसी। ठीक है, एक्चुअली इट इज इफेक्ट, बट ठीक है, फोर्स बोल सकते हो। किसी को दिक्कत? अब थ्रस्ट परपेंडिकुलर होता है। हाँ, परपेंडिकुलर ही होता है बेटा। ठीक है, दैट फॉलोज अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलो। हाँ, ये कोई बता दो यार, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की, बोथ आर सेम। कौन? ये दोनों का सेम होता है? देखते हैं। विस्कोसिटी का मेरे ख्याल से क्या होता है, कोई बताओ? मैं तो भूल गया हूँ सर, स्लाइड प्लीज ऊपर करना। ये लो बेटा, बेटा मैं भेज दूंगा, ठीक है, इसको मैं अभी सर को दे दूंगा, सर आपको ग्रुप में भेज देंगे, डोंट वरी। NM-1 सरफेस टेंशन, वेरी गुड। ठीक है, डाउट है क्या प्रिंस बेटा? चलो, M1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलो, याद है मतलब तुम लोग को थोड़ा बहुत। यूनिट डायमेंशन तो बहुत दिल से पढ़े थे लगता है तुम लोग, बस उसके बाद भी पढ़ना था, ये तुम लोगों को नहीं पता था। ठीक है, चलो। एंड सरफेस टेंशन, हाँ वैसे तो लिख ही दिया आप लोगों ने, MT⁻²। ठीक, ठीक है, चलो चलो चलो, यहां तक बेटा किसी को डाउट? क्या वेरी शॉर्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन में किसी किसी को डाउट रह सकता है बेटा? फिर भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बता देता हूं आपको। देखो क्या होगा, ये देखो, जैसे मेरा हाथ है बेटा, इसमें मैं पानी अभी दिखाता हूं आपको। ये दिख रहा है सरफेस टेंशन थोड़ा बहुत, अगर आप देख पाओ तो ये देखो। अरे यार, इसको हाथ को भी टेढ़ा करूंगा तो फिर और एक, ये दिख रहा है क्या? अगर कैमरा के लेवल पे दिख रहा हो तो दिख रहा है सरफेस टेंशन। अब क्या होगा अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट का इसका बढ़ा दूं? जैसे ही मैं बेटा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना मेरे हाथ का या पानी का, तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि पानी एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, पानी फैलेगा बेटा, राइट? तो जैसे जैसे पानी फैलेगा ना, ये दूर का एरिया भी कवर कर रहा होगा, जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो। ठीक है, क्लियर है सर? ऊपर करो। अरे बेटा नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, सुनो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, ठीक है बेटा, एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया, तो जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा ना, वो एक्सपैंड करेगा। हाथ ऊपर करिए सर। अरे बेटा, ये ऐसा कैसे दिखा दूं मैं? ठीक, आई थिंक क्लियर है। क्लियर? अभी क्लियर है कि ये क्वेश्चन शायद किसी किसी को ना समझ में आओ, बट ठीक है, मैंने अपने लेवल से समझा दिया। आर्किमिडीज, जी रश्मि बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला बता देता हूँ। देखो, एक्चुअली में बायंसी होती क्या है, जब आप किसी चीज को डुबाओगे, राइट, तभी तो वापस आएगा। सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझा दो एक बार। ठीक है बेटा, अभी समझाता हूँ। ठीक है, आप किसी चीज को डुबाओगे तो चीज बाहर आएगी, पर फ्री फॉल के केस में क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि उस बॉडी का वेट ही नहीं है, इट इज एक्चुअली हैविंग नेग्लिजिबल वेट। ऐसा नहीं है वेट नहीं है, वेट होता है, पर हम उसको नेग्लेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्री फॉल में एप्लीकेबल नहीं है।
इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि जिस बॉडी का वेट ही नहीं है, जिस बॉडी का मास ही नहीं है, आप उसको डुबा भी दो, निकाल भी दो, कुछ फर्क नहीं आ रहा होगा, बाय उसमें फोर्स ही नहीं मिलेगा आपको, तो क्या फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, इसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसके लिए होल्ड गुड नहीं करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डूब रहा है, निकल रहा है, उसका मास ही जीरो है। अब मान लो मैं आपको बोल दूं बेटा इतने छोटे से पार्टिकल पे बायोन्सी फोर्स निकालो, इट इज वेरी टफ। इसलिए बेटा फ्री फॉल करवा लो उससे या फोर्स फॉल करवा लो, उसमें आर्किमिडीज कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, उसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास टिश्यू पेपर है, ठीक है सर, इम्पॉसिबल। अब ये टिश्यू पेपर को मैं तुमको बोलूंगा इंडियन ओशियन में डुबा दो और इस पे बायेंट फोर्स निकालो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, येलो वाले कलर से लिखा है होल्ड के बाद, होल्ड गुड फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, प्रैक्टिकल करना है। हाँ बेटा मेरे को भी मन था, लेकिन ठीक है कोई नहीं, चलो आगे चले। ये क्वेश्चन कर लो कि व्हाट हैपन व्हेन कैपिलर ट्यूब इज इनसफिशिएंट ऑफ लेंथ इज डिप्ड इनटू लिक्विड। नहीं एक्चुअली मेरे को इतना टिश्यू पेपर मिला है ना, बुआ के घर में फ्री में सब पड़ा है, वो तो यूज करते हैं। ठीक है, आजकल मैं खाना खा के टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो बेटा समझाता हूँ। ठीक है, पहले पर्दा में पोंछता था बेटा। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, देखो हाँ कैपिलरी ट्यूब समझा देता हूँ। कैपिलरिटी ट्यूब क्या होती है, सपोज ऐसे कटोरा वगैरह कुछ ले लो, ठीक, और उसमें बेटा ऐसे एक डिप कर दो किसी भी एक लिक्विड को, या फिर एक स्केल को डिप कर दो। जैसे आप स्केल को डिप करोगे ना बेटा, या फिर मान लो आप बाल्टी से इसमें पानी भर रहे हो, या ये भी नहीं समझ में आया। अच्छा देखो, अब सपोज कर लो बेटा यहाँ पे आपने कुछ ट्यूब लिया है, हाँ ट्यूब ऐसे ले लिया और ट्यूब के अंदर आपने पानी भर दिया है बहुत सारा। अब यहाँ पे आप जैसे इस ट्यूब को ऐसे यहाँ पे डाउन करोगे ना बेटा, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना शुरू करोगे कि पानी का लेवल इतना ही भरा है, इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, और ट्यूब में कुछ पानी फंसा रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। हाँ लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो। बल्कि होना क्या चाहिए था कि अगर मैं इसको ऐसे पलटी कर दूं ना बेटा, तो इसका सारा पानी निकल आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, तो लोगों को पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसी कोई चीज भी होती है। ठीक, क्लियर है। चलो वैसे मैं अभी कैपिलैरिटी पढ़ा देता हूँ, डोंट वरी, और इफेक्ट भी पढ़ा देता हूँ कैपिलैरिटी का। ठीक, थोड़ा रुको ना, टिश्यू पेपर से हाथ वाथ पोंछ लेते यार। ठीक है सर, इसका आंसर क्या है। अरे एक तो आंसर तुम लोग भी बताओ, एक क्वेश्चन तो खाली तुम लोगों को मैंने दिया है करने के लिए। चलो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर कॉन्केव साइड बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड वॉल्यूम। हाँ बेटा ठीक है, मैं उसी को भी समझा देता हूँ और थोड़ा एक्सटेंडेड वे में समझा देता हूँ कि प्रेशर किसी भी लिक्विड कॉलम। चलो ठीक है लिख ही दिया आपने तो, चलो ठीक। चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझा रहा था बेटा मैं, ठीक है इसके पहले, नहीं उसके बारे में नहीं समझा रहा था। चलो अब आ जाओ बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या होता है। बहुत देर से तुम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस पे स्ट्रेस क्या क्या एकदम नया नया नाम रट रहे थे, मैंने तो नाम भी आज ही सुने वो सब। प्रेशर इन स्टिर वाटर, ठीक है सपोज ये मेरा ग्लास है बेटा, सपोज जिसमें मैं जनरली चाय पीता हूँ। ठीक, जनरली क्या मोस्टली चाय पीता हूँ, चाय पीने के लिए ग्लास का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है सुनो, आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से कि क्या होगा। अब बेटा सपोज इसके अंदर कोई ब्लॉक ऐसे बीच में फंस गया मतलब ब्लॉक डूब रहा है धीरे धीरे, तो इसको चारों तरफ से आप देखोगे कि इस पे फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, सोच के देखो। रुके हुए पानी में या एक गिलास पानी में, देखो आज तुम्हारे पापा खाने बैठेंगे ना बेटा, तुम्हारे पापा घर पे खाने बैठेंगे ना, तो उनके पानी में जब वो खा रहे हो तो एक कागज का कचरा डाल के देखना, कर मत देना ऐसे, ये तो पूरा हाइड्रोस्टैटिक हो जाओगे। ठीक है, गलती से मैंने बचपन में कर दिया था, तो वहां पे मुझे समझ में आया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो क्या होगा बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना फोर्स चारों तरफ से इक्वल लग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेस एट दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज, स्ट्रेस एट दिस पॉइंट आर कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि पापा का गिलास रखा हुआ था बेटा। ठीक, चल ठीक है। अच्छा, अब फिर स्लैब प्रेशर लगेगा। हाँ बेटा उसकी एसआई यूनिट बहुत बड़ी थी, ठीक है बाद में मम्मी ने उसको डायमेंशनली करेक्ट किया।
हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी बता दो। हाँ बेटा अभी बता देता हूँ। ठीक है सुनो बेटा, स्ट्रेस एट दीज आर कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब इसको आप स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हो? ठीक है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बता सकते हो क्या? आर यू एबल टू टेल द डायरेक्शन? क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो बेटा? आर यू एबल टू टेल द डायरेक्शन? नो, क्योंकि हर जगह से सेम लग रहा है बेटा। आप कैसे बता दोगे कि ए पॉइंट पे ही पहले पहला डायरेक्शन है, बी पे ही पहला डायरेक्शन है? तो आप डायरेक्शन इसकी बता ही नहीं सकते। इसलिए इसलिए इट इज द रीजन, क्योंकि प्रेशर की यूनिट तो हम सबको पता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होती है, राइट? बट आप ये नहीं बता सकते कि इसका डायरेक्शन कौन सा है। ठीक, दैट्स व्हाई वी एक्चुअली कीप दिस एज स्केलर। सर चाइनीज लिख दो प्लीज। अच्छा लिख के बताऊं क्या इसको? लिख के बताऊं क्या? लिखूंगा तो टाइम जाएगा। ठीक है कोई नहीं, लिख के बता देता हूँ। लिख के, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ऑन लिक्विड, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ऑन लिक्विड द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली। हर जगह बराबर रूप में प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है। सुन लो क्योंकि इतना लिखूंगा ना बहुत टाइम लगेगा। ठीक, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, लिख ही देता हूँ। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड दिस एज स्केलर। सेम एज पास कर लो, पास कर लो। थोड़ा सा अलग हो जाता है बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ वो भी सेम ही है, चारों तरफ से बराबर ही फोर्स लगता है। ठीक, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, हेंस इट इज अ स्केलर। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, देयरफॉर सिंस स्केलर। स्केलर घोषित कर दिया मैंने इसको। किसी कोई पॉइंट में डाउट तो पूछ लो बेटा, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। सर लिखे होंगे, हाँ हाँ पारस बेटा पीडीएफ में आंसर लिखे होंगे, आप टेंशन फ्री रहो। हाँ भाई आ गया है सबसे बड़ा टॉपिक, स्टेट द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड ऑन व्हाट वैल्यूज डू द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स। पैराडॉक्स बता दो सर। पैराडॉक्स कुछ नहीं है बेटा, पैराडॉक्स ये बोलता है कि जैसे मान के चलो, पैराडॉक्स मतलब होता है, देखो जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि इसका शेप ऐसे है, ठीक है, और ये एट ए डिस्टेंस एच है। यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, सबसे पहली बात। ठीक, या फिर मान लो पानी कितना इस पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगा रहा है। एक और ऑब्जेक्ट मैं ऐसा ले लेता हूं बेटा। अब आपको बताना है कि तीनों में अलग अलग तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे, सेम फोर्स लग रहा होगा। तो पैराडॉक्स जो है बेटा वो तीन शेप में ऐसे बताया जाता है, दोनों में सेम डिस्टेंस लगता है, सेम फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, यही होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। राइट, मतलब वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक, बर्नौली थ्योरम। हाँ, मसाला डोसा सब 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 है बेटा, टेंशन मत लो। तुम लोग होटल के मेन्यू जैसा बोल रहे हो इसको। चलो आगे चलें, यहाँ तक हो गया तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बहुत क्वेश्चन बनाने हैं। चलो, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में आप लोगों को कुछ याद है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंगल ऑफ कांटेक्ट? एनीथिंग एल्स? क्या मैंने आपको ऐसे ही समझाया था? देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं एक ग्लास ले लेता हूं ऐसे, या बॉटल, आप अपने सामने एक बॉटल भी रख के देख सकते हो बेटा, ट्रांसपेरेंट बॉटल। कुछ टैंजेंट जैसा मैंने बताने की कोशिश की थी क्या आपको? टैंजेंट जैसा अगर याद हो तो बेटा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद आ रहा हो तो। टैंजेंट जैसा, हाँ ठीक है। अब सुनो, क्या मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा बोला था कि पानी का लेयर अगर आपको ऐसा दिखाई दे बेटा, और इस पे आप एक टेंजेंट खींच के देखना, ग्लास के अलोंग ऐसे एक टेंजेंट खींच के देखना, अगर ये टेंजेंट का एंगल कितना आएगा? द एंगल बिटवीन टू सरफेस, वेरी गुड। अगर ये एंगल एक्यूट आ रहा है बेटा, इफ दिस एंगल इज एक्यूट, तो आप इसको क्या बोलोगे? कौन? के मेनिस्कस से टेंजेंट, मेनिस्कस से टेंजेंट, इसको आप बोलोगे एक्यूट एंगल, राइट? अगर ये एक्यूट होगा बेटा तो ये कौन सा केस होगा, मैंने क्या पढ़ाया था? देखो समझाता हूं, इट इज एक्चुअली द एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल बनना, एंगल सबटेंडेड बाय द वाटर, हाँ बाय द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस।
बाय द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। ठीक है, अब ये हमको क्या बता रहा है, कोई बच्चा बता सकता है? एंगल सबटेंडेड बाय द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस डज नॉट हिट द वॉल। यहां पे बेटा अगर आप एक टेंजेंट बना दोगे ना, एक टेंजेंट, तो वो हमको क्या दे रहा होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा होगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। वेट ड्राई ये सब लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट बढ़ाना है तो आप लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक अभी भी डाउट है तो बता दो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। वैसे मैं दोनों केसेस ही बता देता हूं, कल को कोई एक भूल गया तो। ये वाला कौन सा केस है बेटा? इसको मैंने क्या बोला था आप लोगों को? इफ यू रिमेम्बर, इसको मैंने क्या बोला था बेटा? कुछ तो याद होगा यार, हल्का फल्का, बहुत हल्का। नो नो नो, वेट वेट का केस पढ़ाया था। अच्छा, अब बता दो, इसमें कैसा एंगल बताया था मैंने? इस पे कैसा एंगल बताया था मैंने, ऐसा अगर आ रहा होगा तो? ऑब्ट्यूज, वेरी गुड। क्या ऐसे ही मैंने इसमें बताया था कि टेंजेंट ऐसे बनेगा? व्हाट इज टेंजेंट? अगर लोग इसमें भी कंफ्यूज है तो जल्दी से बता देता हूँ। जैसे एक कर्व है बेटा, ये कर्व, अब इस कर्व में कोई भी लाइन टच करके जाएगा ना इस पॉइंट को, दैट इज अ टेंजेंट। इस पॉइंट को जो भी लाइन टच करके जाएगा दैट इज अ टेंजेंट। ठीक, सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट में, हाँ बेटा, दिस इज ऑब्ट्यूज एक्चुअली, और ऐसा मिनिस्कस वगैरह यही सब होता है। ये हाइट को जनरली लोग इस ऊंट को बोल देते हैं मिनिस्कस, बट डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इट इज द केस ऑफ मर्क्यूरी। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूं। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहली बात, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। ये बात समझने में डाउट तो बताओ, क्योंकि एक में मर्क्यूरी रखा हुआ था हमने और एक में नॉर्मल। ठीक, स्टोक्स लॉ बता दो सर। हाँ बेटा, रुक जाओ, अभी पहले ये क्वेश्चन तो खत्म करा दो। ठीक है, चलो। अच्छा, अब मेरा सवाल सुनना, मेरा सवाल सुनना, यहां से और एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बेटा, सुन लो, पहले सवाल सुन लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप अब समझ लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों इंक्रीज होगा? इसलिए इंक्रीज होगा बेटा क्योंकि उसके सरफेस को टच करके उबल रहा होगा। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। तो आप क्वेश्चन से एक और पॉइंट क्रिएट कर पाए क्या? सोच के देखो। एग्जाम में भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना बेटा, कोशिश करना क्वेश्चन से भी आप एक दो पॉइंट को, अगेन ये बोल रहा हूं बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। ठीक, अच्छा, अब सुनो, अगर मैं इस पानी में ना बेटा, इस पानी में अगर मैं पत्थर वगैरह ऐड कर दूं, जैसे मान लो इसमें मैंने स्टोन्स वगैरह ऐड कर दिए, तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया घट गया? अगर मैंने इसमें स्टोन्स वगैरह ऐड कर दिए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया घट गया? सोच के बताओ। डिक्रीज। ठीक है, तो याद रखना बेटा, अगर आप इसमें इम्प्यूरिटीज ऐड करोगे, इम्प्यूरिटीज ऐड करोगे, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात, ये क्वेश्चन समझने में किसी को भी डाउट है तो बोलो बेटा। अगर ऑल गुड है, नो सर रॉन्ग है, रॉन्ग है पक्का? सर सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। सर ये अपॉन के बाद क्या लिखा है? अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा पक्का? बुक में यही यही ये भी बुक में भी यही था, डिक्रीज होता है, श्योर हो? ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंक्रीज होता है, इसमें? रिपीट सर? कुछ नहीं बेटा, बस यही मैं समझा रहा था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, सर रिपीट फर्स्ट प्लीज। नो सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। एक इसके बाद मेरे को और भी पढ़ाना है, उसके बाद लास्ट में डिस्कस करके समझा देता हूँ। ठीक है, चलो सुनो बेटा, इसके बाद मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। यूजिंग डायमेंशनल मेथड ऑब्टेन स्टोक्स लॉ फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ विस्कस फोर्स। याद है किसी को स्टोक्स लॉ? एनी वन ऑफ यू रिमेंबर स्टोक्स लॉ? किसी को याद है स्टोक्स लॉ क्या होता है बेटा?
6 पाई ईटा आर टीवी। चलो देखो, स्टोक्स लॉ मैंने ऐसे ही शुरू कराया था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी। या अगर किसी को दिक्कत आ रही है, बुक तुम लोगों ने रट रखा है तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो बोलोगे सर आर की पावर बी ही होगी। ठीक है का, चलो ये क्लियर है क्या? सर 6 पाई को आपने क्या किया बेटा, अगले स्टेप में मैं ऐसे लिखूंगा, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी, वी टू द पावर सी। ठीक है, द फोर्स दैट रिटार्ड्स द स्फीयर मूविंग थ्रू विस्कस फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या बात है, पर इसका मतलब क्या है ये नहीं समझ में आया मेरे को। ठीक है चलो आगे चलते हैं। चलो देखो बेटा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m, एक्सेलरेशन का l, t टू द पावर -2। कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती है। ठीक, चलो अच्छा मैं फोर्स की डायमेंशन लिखता हूं, ml t टू द पावर -2। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं है। और ईटा की डायमेंशन कितनी होगी? क्या इसकी डायमेंशन ये होगी? m l-1 t-1। अभी लास्ट के क्लास में मैंने बताया था a is -1। लगता है तुम लोगों ने ये भी सॉल्व कर रखा है। चलो, r इज एक्चुअली नथिंग बट रेडियस, तो इसकी पावर v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा अभी भी, l t टू द पावर -1 रेज़ टू द पावर c। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा? m टू द पावर a, l टू द पावर -a, इसका हो गया प्लस b प्लस c। a b c तीनों की वैल्यू एक आ रही है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं बेटा। t टू द पावर -a -c। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, कंपेयर कर दो, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। अब दोनों साइड अगर बेटा आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? दोनों साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? इफ यू कंपेयर बोथ साइड, -1 फॉर ए, 6 पाई कैसे आया एक बार? 6 पाई इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बेटा। ये 6 पाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, चलो यहां से बेटा अगर आप देखोगे, ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 दिख रही है। सर ए की वैल्यू 1 कैसे आई? बेटा ए की वैल्यू ऐसे 1 आई क्योंकि m टू द पावर a है, l टू द पावर 1 है, t टू द पावर -2 है। अच्छा सर, a को हम लोग 1 से कंपेयर करेंगे, l को, l की भी वैल्यू बेटा ऐसी आएगी, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। लास्ट वाले का आएगा बेटा -a माइनस c इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 के बराबर आएगा। अच्छा, अब इसको कोई सॉल्व कर सकता है क्या थोड़ा जल्दी? हाँ सर, देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इसको ऐसे लिख दूंगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस a, तो c की वैल्यू आ गई 1। ठीक, हाँ c इज 1। ये समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ? सर जल्दी में कर। ठीक, चलो रिपीट, हाँ रिपीट। बेटा कुछ नहीं किया इसमें, मैंने माइनस कॉमन लिया और सी के ए को उस साइड सेंड कर दिया बस। ठीक, अब यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा? -1 प्लस बी माइन प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो बी की वैल्यू अगेन आ जाएगी 1। ठीक, सर पेन की निब थोड़ी मोटी कर लो, इससे मोटी कर दूं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। ठीक, एक एक एक, चलो क्लियर है क्या? अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो तो योर आंसर विल बी 6 पाई ईटा टू द पावर 1 और r टू द पावर 1, v टू द पावर 1। देयरफॉर f की वैल्यू कितनी आ गई थी? 6 पाई ईटा r v। ठीक है, ऑल गुड यहां तक?
चलो एक बार खुद से भी सॉल्व करना कृपया, पेन वेन उठा लिया, अब अंत समय है, ठीक है। अब तो पेन उठा लो कम से कम। हाँ, पेन और कॉपी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहो, नहीं तो रिपल्शन होगा तो दिक्कत होगा। पेन भारी है। कोई नहीं सुमित बेटा, हल्का वाला उठाओ यार, पेन उठाना मतलब ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब सुनो बेटा, एक फोटो है, ठीक है। इसमें बोल रहा है स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो मतलब मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसे कोई पॉइंट फ्लो कर रहा है तो ए बी और सी तीनों एक ही लाइन से होके गुजरेंगे बस। ठीक। अंत समय, अंतिम समय, हाँ अंतिम समय, सॉरी अंतिम समय बेटा, ठीक है। एग्जाम के लिए अंत समय बोला मैंने। चलो, अब आगे पूछ रहा है कि क्या होगा बेटा अगर इस पाइप से पानी आ रहा है, राइट। तो इस पाइप में यहां तक भरा है, बहुत अच्छी बात है, और इस पाइप में ना इससे ज्यादा भर गया, कमाल की बात है। ठीक। सिमिलरली यहां पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना भरा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम भरा है, आपको क्या लगता है क्या होगा? बेटा आप कॉमन सेंस से सोचो, तो पानी यहां से आ रहा है तो डेफिनेटली सबसे पहले यहां ऊपर तक भरेगा, उसके बाद यहां जाएगा। सोच के देखो, एकदम कॉमन सेंस से सोचो। अब इसमें मैं दिमाग लगवा के तुम लोगों को बोल सकता हूं कि एक काम करो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सोचो, Q इज इक्वल टू ए वी, वेयर दिस वैल्यू शुड बी कांस्टेंट ना, जरूरत नहीं है। सिंपली सोचो, अगर पानी यहां से आ रहा है बेटा तो सबसे पहले इस ट्यूब को कवर करेगा, सबसे पहले ये सोच के देखो। हाँ सर, कुछ लेवल तक करेगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही होगा बेटा, बट उस कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, लेकिन अब लिखना है आपको एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? देखो लिखना पड़ेगा कि जब व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया of cross section of tube is incorrect, when area of cross section of tube is less, the velocity should be more or less? क्या होगा वेलोसिटी? एरिया कम तो भी ज्यादा होगा। लिक्विड फ्लो इज मोर, वेरी गुड बेटा, लिक्विड फ्लो इज मोर, ठीक है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब कम होगा बेटा तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो ज्यादा होगा। अब आप फर्स्ट केस देख पाए बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, जैसे मान लो कभी कभी एक पाइप है, राइट, ये जैसे एक पाइप है। अब अगर बेटा ये कहां तक पानी थ्रो कर सकता है, यहां तक, लेकिन अगर मैं इसका डाया कम कर दूं, इतना कर दूं, तो ये पानी और दूर तक फेंक पाएगा, राइट। वैसे मैंने इसका एग्जांपल से समझाया था, ठीक। हाँ, तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो यहाँ पे बेटा कम कैसे होगी और यहाँ पे ज्यादा कैसे हो गया, तो ये फिगर गलत ऑटोमेटिक हो गया, एंड दिस फिगर इज अ राइट। ठीक, क्लियर है? क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो इसका एरिया कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर? रॉन्ग इज राइट, विच वन इज राइट? ए बेटा, ए गलत है और ये सही है, ठीक है। एरिया के बाद क्या लिखा है? ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा, क्रॉस सेक्शन शॉर्ट में लिखा है, नहीं समझ में आया? सुनो मैं बताता हूं, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा ट्यूब का तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो के उस छोटू से एरिया से क्रॉस कर रहा होगा, उस छोटू से एरिया से, तो क्या होगा? ज्यादा पोर्शन ऑफ ट्यूब पे फैलेगा, क्योंकि छोटे जगह से बड़े में जा रहा है, ठीक। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर अब इससे समझो अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन बेटा, डोंट वरी, P प्लस हाफ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जिनको नहीं समझ में आया अब समझाता हूं। ये इक्वेशन याद है, बर्नौली जैसा कुछ होता था? क्लियर है सर? एक और बार बेटा बता देता हूँ सबको, ठीक है। ये कांस्टेंट होता था, आई थिंक सबको पता है। अगर v की वैल्यू ज्यादा होगी तो p की वैल्यू क्या होगी बेटा, ऑटोमेटिक आप बताओ। p की वैल्यू को ज्यादा होना पड़ेगा या कम? कम होना पड़ेगा। हाँ बेटा, तभी मैंने इसको बर्नौली से बताया, p की वैल्यू को कम होना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो, p की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है या कम है, आप खुद बताओ। p की वैल्यू ज्यादा है या कम है? ये देखो, दिख रहा है प्रेशर, इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है। दिस इज द रॉन्ग थिंग। पर यहां पे देखोगे आप तो प्रेशर कम दिख रहा है क्या बेटा? आपको प्रेशर कम दिख रहा है पहले से? पहले प्रेशर यहां पे था, अब प्रेशर यहां पे दिख रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ ट्रू केस।
क्लियर? किसी को दिक्कत है तो बता सकता है बेटा, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत तो बता दो। सर, किसी को किसी तरह की दिक्कत बेटा? सर नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, ओके 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 ओके, गुड ऑल गुड। चलो आगे चलते हैं बेटा। आई थिंक टू सोप बबल, अब सोप बबल वाला क्वेश्चन है। कोई बता सकता है सोप बबल में हम लोग क्या करते थे, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? अगर किसी को याद हो बेटा तो, एनी वन ऑफ यू, अगर आप याद हो आपको सोप बबल तो। एक्सेस प्रेशर, कोई बच्ची पूछ भी रही थी सर एक्सेस प्रेशर का केस बता दो जादू। ठीक है सुनो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू सोप बबल ऑफ डिफरेंट डायमीटर, मतलब दो सोप के बबल है बेटा, उन लोग का डायमीटर डिफरेंट है, आर इन कॉन्टैक्ट विद सर्टेन पोर्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों बबल फुल कॉन्टैक्ट में, एक थोड़े से छोटे कॉन्टैक्ट में, एक थोड़े ज्यादा कॉन्टैक्ट में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ पोर्शन कॉमन है दोनों के लिए, कोई बात नहीं, इतनी बात हमको समझ में आ गई। What will be the shape of common boundary as seen from inside the smaller bubble? Support your answer with neat diagram and justify your answer. ठीक, पहले तो फोटो बना लेते हैं, डायग्राम पूछा है तो देखो बेटा, ये है एक बड़ा सा बबल, सोप बबल, ठीक, और ये है एक छोटा सा सोप बबल। ठीक, थोड़े टाइम बाद क्या होगा बेटा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, सोच के देखो। ठीक है, अब कंबाइन होने के बाद, ठीक है सॉरी इसका कुछ शेप ऐसे बनाता हूं, ये देखो कंबाइन होने के बाद ये बबल कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, और ये वाला जो बबल था इसका ये कॉमन एरिया हो जाएगा, सोच के देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। देखा, ये बबल इसके अंदर आ गया बेटा, राइट। अब आपसे जो पूछा गया सवाल वो ये पूछा गया है कि क्या होगा जो इसकी कॉमन बाउंड्री होगी ना बेटा, कॉमन बाउंड्री, ठीक है, मैं इसकी कॉमन बाउंड्री कुछ इस रंग से ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली कॉमन बाउंड्री दिख रही है सबको, ये वाली कॉमन बाउंड्री। अब इस कॉमन बाउंड्री का फिगर कैसा होगा और कैसा दिख रहा होगा? कॉमन सरफेस दिख कैसा रहा होगा, सबसे पहले ये बताओ, क्या हमको कॉमन सरफेस कुछ ऐसे दिख रहा होगा बेटा? सोच के देखो, 2t/r, कॉमन सरफेस हमको कैसे दिख रहा होगा? 2t अप, सर टू क्यों? बेटा दो सोप बबल है ना। ये क्या है, ये किसी को याद है क्या लिखा है मैंने? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, 2t जैसा दिख रहा होगा, आर छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग अभी पागल हो जाओगे, दो 2t जैसा दिख रहा है। हाँ, नेचर कैसा होगा बेटा? कॉनकेव इन नेचर, कॉनकेव इन नेचर। ये दो पॉइंट समझने में डाउट तो बताओ। टी स्टैंड फॉर, टी क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? नो सर, टी नहीं बता सकते हो। सरफेस टेंशन, टी इज एक्चुअली टेंशन बेटा, दो पॉइंट के बीच में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुनो। अब एक्सेस प्रेशर, अब प्रेशर की बात करता हूं। द प्रेशर एक्सेस कितना हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर जिसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे, सर एक्सेस प्रेशर बता देना, समझ नहीं आया। तो एक्सेस प्रेशर कुछ नहीं होगा बेटा, जितना टेंशन है उसको रेडियस से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, दिस इज एक्सेस प्रेशर। ठीक, अच्छा, अब ये ज्यादा होगा बेटा कॉनकेव सरफेस के लिए, और बताता हूं, और बात बताता हूं, विल बी ग्रेटर फॉर कॉनकेव सरफेस, विल बी ग्रेटर फॉर कॉनकेव सरफेस, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, इसमें कुछ है भी नहीं ज्यादा समझने लायक। अब इसमें लेकिन सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है बेटा कि अगर आर की जो वैल्यू होगी, अगर आर की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी तो क्या होगा? आर इज स्मॉल, तब क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर छोटे वाले सोप के लिए बताओ तो क्या होगा? किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? आर इज स्मॉल फॉर स्मॉल बबल, एक्सेस प्रेशर, वेरी गुड बेटा। अब मैं बताता हूं एक्सेस प्रेशर होता क्या है, देखो। फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो इसके लिए हमको जो प्रेशर की वैल्यू मिल रही थी दैट इज 2t/r, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भी सेम वैल्यू मिल रही है 2t/r, पर इसका आर बहुत छोटा है। अब जब छोटा आर है बेटा तो आपने इस चीज को पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया अगर छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसी चीज को बोल दिया जाता है एक्सेस प्रेशर। क्लियर है? मैंने बहुत फास्ट बोला क्या? तो स्मॉल बबल में प्रेशर ज्यादा होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है।
और जो कॉमन बाउंड्री की बात रही तो कॉमन बाउंड्री ऐसे दिखाई देगी कॉनकेव में। ठीक, अगेन ठीक है बेटा, समझा देता हूँ। एक्सेस प्रेशर क्या होगा कि इस सरफेस के लिए जो प्रेशर मिलेगा दैट इज 2T अपॉन में आर, इसके लिए भी मिल रहा होगा बेटा 2T अपॉन में आर, बट दिस रेडियस इज द स्मॉलर वन, दिस रेडियस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर वन, दैट्स वाई इसमें जो है बेटा प्रेशर जो है वो कम लगेगा और इसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एरिया, सिंस वी नो दैट प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका एरिया कम है बेटा, इसका एरिया, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। सर सो बबल 4s अपॉन आर नहीं होगा, 4s अपॉन आर तो केस के ऊपर होता है ना बेटा, 4s अपॉन आर केस के ऊपर होता है। ठीक है, बता दूंगा, डोंट वरी। ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लो और इसको फिर मैं खत्म करता हूं कि स्मॉलर सोप बबल में, स्मॉलर सोप बबल में प्रेशर एक्सेस होगा, प्रेशर इज मोर। सोप बबल बोला है 4s होना चाहिए ना बेटा, 2T को अगर तोड़ोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। आगे चलूं? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वाई यू कैनॉट रिमूव अ फिल्टर पेपर फ्रॉम अ फनल बाई ब्लोइंग एयर इनटू नैरो एंड। सुनो, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। किसी ने, अरे ये क्या बन गया, बाजा वगैरह देखा है क्या, जो अभी रिजल्ट के दिन तुम लोगों को सुनाई देगा थोड़ा बहुत, है ना? हाँ देखा है। डिफरेंट एक्सेस क्यों होता है सर लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के लिए? बेटा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। कौन से वाला बेटा? रिजल्ट के टाइम में आप लोग को दिख रहा होगा, अभी तो इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल है। सपोज कर लेते हैं बेटा ऐसा कोई बाजा है, ठीक है, चलो ऐसा कोई बाजा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बेटा मान लो कोई फिल्टर पेपर फंस गया है, राइट, सपोज नैरो एंड पे कोई फिल्टर पेपर फंस गया है, दिस एंड पे कोई फिल्टर पेपर फंस गया, आप इसको निकाल पाओगे क्या? इसलिए 4s हो जाता है 2 से मल्टी। दो लेयर होती है बेटा, कौन सा साबुन है बेटा आपका जिसमें दो लेयर का सोप बबल बनता है? ठीक है, चलो इसको बोलते हैं नैरो एंड। ठीक है, सुनो सुनो, बात तो सुन लो। गूगल, अच्छा गूगल किया था। दो लेयर का मतलब ये होता है हाफ अ लेयर सेकेंड अ लेयर, ठीक है। रिजल्ट के दिन, हाँ सुनो बेटा मेरी बात तो सुन लो, सुनो सुनो सुनो। अब आप जब नैरो एंड की तरफ हवा भरोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हवा मिलेगी आप लोगों को, राइट। अब इसकी वाल सुनो, इसकी वाल कर्व है बेटा, ये कर्व दिख रहा है क्या, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व वॉल होने की वजह से इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप किसी फिल्टर पेपर तो छोड़ो, नॉर्मल पेपर को भी यहां से नहीं निकाल पाओगे। हाँ, अंदर की तरफ बेटा जो प्रेशर है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्लियर। और अगर यहाँ पे कोई पेपर है, राइट, यहाँ पे कोई पेपर है, आप यहाँ से फूक रहे हो, तो ये पेपर जाके यहाँ फंस जाएगा, सोच के देखो बेटा, कॉमन सेंस से सोचो, ज्यादा पेन वेन मत चलाओ आप थोड़े एक दो क्वेश्चन के लिए। अगर ये पेपर यहाँ पे फंसा है, तुम यहाँ पे पागलों जैसे फूके जा रहे हो, तो क्या होगा, ये जाके यहाँ फंस जाएगा, सोच के देखना, ठीक है। इसीलिए अगर फिश वगैरह खाते हो तो बहुत ध्यान से खाना, ठीक है, या तो कोशिश करना ऐसी मच्छी ढूंढो जिसमें वर्टिब्रेटा ही एब्सेंट है, ठीक है, ऐसी मच्छी मिलेगी नहीं तुमको। बट आंसर कैसे, समझाता हूँ बेटा समझाता हूँ। वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, ठीक है। जब आप एक बड़े एंड से छोटे एंड की तरफ हवा को मूव करोगे तो देयर विल बी अ वेरी लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि जैसे ही आप फोर्स बढ़ाओगे दोनों की वेलोसिटी कर्व्ड वॉल होने की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रही होगी, ठीक। सर सॉन्ग, हाँ हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया, अभी भी डाउट है तो बताओ, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलो आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो सभी को समझ में आया। आगे चले, 3 मार्क्स क्वेश्चन कर ले थोड़ा। नहीं आया? हाँ बेटा पीडीएफ के साथ आंसर मिलेगा, आपके ग्रुप तक मैं डिलीवरी दूंगा, डोंट वरी, ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर नहीं आया, नहीं आया। स्ट्रॉ देखा है, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ देखा है?
प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सुनो बेटा सुनो, आपसे बोला गया यहाँ पे एक पेपर ऐसे टुकड़ा है, ठीक है। अब इस पेपर के टुकड़े को यहाँ से बाहर निकालना है और यहाँ से आपको फूकना है। तो अगर आप यहाँ से हवा से फूकोगे बेटा तो क्या होगा, ये थोड़ा आगे जाके तो रुक जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरफ फोर्स लगेगा और फोर्स लग के बाहर आते आते यहाँ से आ जाएगा। ऐसा सिर्फ एक ही जगह होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड बॉलीवुड, एंड वी डोंट डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन रियल वर्ल्ड। ठीक है। अब पेपर यहाँ पे फंस गया है, अब यहाँ से आप फूक लो जितना मन है, पर ये पेपर यहाँ से पार नहीं होगा। राइट, इट इज नॉट गोइंग टू गो आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहां से ये पार इसलिए नहीं हो क्योंकि आप फूक तो जरूर रहे हो, पर इसका जो सरफेस है ना बेटा वो कर्व है। कर्व होने की वजह से हवा आके टकरा के ऐसे करके इसको बस ऐसे छू के वापस निकल जाएगा। राइट, अब तो किसी को आया होगा। चलो सर, हाउ विल वी राइट द आंसर? बाई पेन बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश लिख देना। ठीक है श्वेता बेटा, अगर ये किसी और ज्योमेट्री का होता, बेटा किसी और ज्योमेट्री का होता तो फिर और मैटर हो जाता, तब फिर बैंड नहीं बाजा बजता। ठीक है, चलो आई थिंक क्लियर है। ठीक है, ज्योमेट्री वैसे चेंज नहीं होती है, ठीक है, जनरल केसेस में ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। ये साइंस सिटी गए हो क्या, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली का? ऑब्वियसली उतना फ्री तुम लोग हो नहीं। गया कोई, गया क्या? झूठ मूठ का मत लिख देना, अभी क्वेश्चन पूछने लगूंगा। नहीं गए? किसको टाइम है यार, सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सर कहाँ है? बेटा एक प्रगति मैदान उतरना, वहां से पैदल चल के जाना, फर्स्ट लेफ्ट लेना। आप लेके ही नहीं गए बेटा, मैं लेके आता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन कैपिलैरिटी एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एसेंट ऑफ लिक्विड इन कैपिलैरिटी। ठीक है सुनो। हाँ कनिष्का बेटा, तो आपने वहां पे देखा है कि इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। राइट, जब आप फर्स्ट फ्लोर में जाओगे तो वहां पे आपको जो है वो हिंदू कल्चर के साइंस के बारे में बताया जाएगा, सेकंड और थर्ड फ्लोर में आपको दिखेगा। ठीक, चलो। हम ऑटो एक्सपो नहीं गए, वहां के बेटा ऑटो एक्सपो में धंधा होता है और वहां पे जो है आपको नॉलेज मिलता है, बस इतना ही अंतर है। चलो 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 आगे चलते हैं, सुनो। अब कैपिलरिटी के बारे में बता देता हूँ, जितने लोग पूछ रहे थे, टू कॉस थीटा रो डिराइव करना है क्या? हाँ बेटा। ठीक है, चलो 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 सुनो। चलो ऑटो एक्सपो में बेटा कंपनी आती है, अपना अपना कार बेचती है, धंधा करती है, और क्या। उन लोगों को थोड़ी ना मतलब है। चलो ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं, हम अपने को क्या करना है। चलो देखो बेटा, अब कैपिलरिटी हमको क्या बताती है, आपको ये मत पूछना कि इसमें क्या लिखेंगे सर। ठीक है, अब तुम इंग्लिश तो लिख सकते हो, मैं एक्चुअली तुम लोग को सारा कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करा ही दे रहा हूँ। थोड़ा इंग्लिश तुम लोग लिख लो यार, अपना एंड से एफर्ट डाल के। सुनो, यही बताया था मैंने, कैपिलरिटी क्या होती है कि एक ट्यूब है, बच्चे पूछ रहे थे, और इसको मैंने इमर्स कर दिया इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ कर्व जैसा बनेगा बेटा, सोच के देखो। इसके अंदर कुछ कर्व जैसा बनेगा, सोच के देखो। ऐसा कुछ बन जाएगा। सर इसमें का मेनिस्कस पर कंपोनेंट करके निकालेंगे ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसने खाली डिफाइन करने को बोला है बेटा, क्या जरूरत है इसके अंदर इतना डेप्थ रिसर्च करने का। राइट, ये देखो। अब ठीक है, चलो। ऐसा कुछ एंगल बनेगा बेटा। अब डेफिनेटली यहाँ पे वाटर राइज होगा। हाँ सर, यहाँ पे वाटर राइज होगा। अब जब बेटा यहाँ पे वाटर राइज होगा, सर डिराइव भी बोला है, ये एसेंट के लिए बोला है बेटा, कैपिलर ट्यूब का, वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ड्राइव कंपोनेंट, एक कंपोनेंट की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ड्राइव करके दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो। अब मरकुरी के केस में मैंने आपको क्या बताया था? मरकुरी के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो? क्या ये सेम सिचुएशन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है बेटा मरकुरी के केस में? सोच के देखो, मैंने ये बताया था, ये सेम सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है। वैसे हमने इस पे डिस्कस किया था, तो आज मैं इसको जल्दी से समझा रहा हूँ बस, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलो। ऐसा कुछ शेप आएगा बेटा मर्क्यूरी में, सोच के देखना। ठीक है, ये है फॉर द केस ऑफ मर्क्यूरी। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ये हो गया कैपिलैरिटी और एंगल ऑफ कांटेक्ट, आप यहाँ पे टेंजेंट बना के खुद से दिखा लोगे। ठीक है, अब बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर कैपिलैरिटी क्या है, तो एक्चुअली ओके, हाँ हाँ अभी बता देता हूँ बेटा, बता देता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड,
राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, मतलब किस टाइम पे लिक्विड जो है बेटा वो कैसा एंगल बनाएगा। क्या इस केस में अगर आप देखो तो लिक्विड का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, इसमें राइज हो गया, पर मर्क्यूरी में राइज नहीं होगा। तो एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इनसाइड अ कैपिलर ट्यूब, ये भी लिख देता हूं आगे, इनसाइड अ कैपिलर ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब, थोड़ा अच्छा इंग्लिश लिखो, इज कॉल्ड कैपिलैरिटी, इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। क्लियर है? घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ एंगल वैंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं उसको डिराइव भी करा देता हूँ सेकंड पार्ट, राइट। तो सेकंड पार्ट में कुछ खास है नहीं, तो मैं उसको फटाक से डिराइव भी करा देता हूँ, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। ठीक, थोड़ा सा तुम लोग उसको अपने वर्ड में बढ़ा के लिख लेना। ठीक, आप लोग को पता है क्या आर की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था आर अपॉन कॉस थीटा बताया था, राइट। अच्छा, आर और क्या होता है? एच इंटू रो इंटू जी, विच इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा, या ऐसे ले लो इसको, ऐसे लिख लो, 2t अपॉन आर अपॉन कॉस थीटा। कोई ये मत बोलना कि ये फॉर्मूला नहीं देखा है आप लोगों ने, अभी मैंने इस फॉर्मूले को दिखाया था आपको। P इज इक्वल टू 2t अपॉन आर लिया था मैंने, जब तुम लोग एक्सेस एक्सेस पता नहीं क्या चिल्ला रहे थे, अभी याद आया? प्रेशर, तो वहीं से बेटा ये फॉर्मूला आया। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू क्या मैंने बोली है? P की वैल्यू होती है रो जी एच। ठीक, ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब यहां से सिर्फ H की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या आ जाएगा? 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। अब आप बोलोगे सर ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, नंबर मिलेंगे क्या? हाँ बेटा, इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, बस ये लिख लेना कि जनरली लिक्विड इज वेट इनसाइड द ट्यूब। कुछ मेहनत तुम भी करना, ऐसा नहीं कि पूरा इसी का फर्रा बना के लेके चले गए, इसको मिनी जीरोक्स करा के लेके जा रहे हो, ये मत करना, गलत काम। इसको थोड़ा पढ़ना और समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी करते जाना। सर फर्स्ट स्टेप नहीं आया, फर्स्ट स्टेप बेटा ये मैंने इसका लंबा सा वो बन जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन बताना पड़ेगा, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम में लिख के आना कि अगर आर इज हाई, अगर आर ज्यादा हो गया तो, या फिर कम के लिए बता देता हूं, नहीं तो फिर ज्यादा के लिए तुम लोग रट लोगे। अगर आर इज लेस तो लिक्विड क्या होगा? देन लिक्विड विल राइज हायर। और इस बात को आप समझ भी सकते हो कि जितनी ज्यादा आर जो होती है ना, ये होती है बेटा, ये रेडियस एक्चुअली में, ये आर एक कर्व है। सर फर्रा भी चलाना है क्या? बेटा वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फर्रा, ठीक है, क्योंकि गलत काम को मैं सपोर्ट नहीं करता, उसमें बहुत डर होता है। हाँ, पढ़ने पढ़ाने बोलोगे तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है यार ये। ठीक, जितना हो पा रहा है कर रहा हूँ, बहुत रिस्क होगा। हाँ, क्योंकि इनवर्सली, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, यहाँ पे एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब सुनो, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वी एन नंबर ऑफ सच आइडेंटिकल ड्रॉप कंबाइंड टुगेदर टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। अब ये बोल रहा है कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताना है, डेरिवेशन है, हाँ बेटा। ठीक, अब मैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूं और थोड़ा बताता हूं, कुछ तुम लोग भी हाथ पर चलाना, क्योंकि पूरा तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा। एक सेकेंड, चलो पेज शॉर्ट हो गए। चलो देखो बेटा, आगे चलते हैं। देखो, अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी किसी को याद है? हाँ बेटा, इसके बाद लॉन्ग आंसर शुरू कराता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी किसी को याद है क्या? यस, ओके। तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ी थी, 2/9 r²? ड्रैग फोर्स, चलो ड्रैग फोर्स वगैरह, हाँ यही पढ़ी थी। इसको फिर मैंने ऐसे बताया था, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द, हाँ बेटा शहद में मैंने बोला था एक मार्बल को डुबा के देखना। ठीक, सुनो मैं बताता हूँ क्या होता है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होती है मैं बताता हूँ, कि जब भी, सुन लो,
द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्ड का ध्यान रखना, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी विच इज फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड। मतलब अगर आप एक मार्बल की बॉल लो और उसको शहद में ऐसे डुबा दो, तो वो डूबते ही चला जाएगा, डूबते ही चला जाएगा, डूबते ही चला, तो जब तक वो डूबते चला जाएगा बेटा, तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर रहा है वो छोटे से पॉइंट के लिए, दैट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, ठीक है क्या? चलो, अब इसके आगे आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चलो थोड़ा हाथ पैर चलाना बेटा तुम लोग भी। वी अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को इससे इक्वेट कर दो, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी, एज इट इज चल रहा है बेटा, साथ साथ कुछ नहीं किया मैंने, ये दो वैल्यू को एक साथ लिख दी, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा सर, एक बार ऊपर से थोड़ा बता दोगे बेटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम लोग इसको डिराइव करते हैं, एंड 2/9 आर स्क्वायर को मैंने उस साइड भेज दिया, और ये सारी जो वैल्यू थी ना इसको एक तरफ लिख लिया। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी छोटी डेरिवेशन नहीं बेटा, डेरिवेशन अभी बहुत लंबी है, मैं तो अभी इसको करा रहा हूँ। सर रो एंड सिग्मा बोथ डेंसिटी है, नहीं बेटा, ईटा इज एक्चुअली विस्कोसिटी। ठीक है, रो इज योर डेंसिटी। इसने बिगर ड्रॉप के लिए लिया है ना, पर मैंने 2 ρg की डेरिवेशन की थी। कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने वैसे कराया नहीं इसलिए मैंने नहीं कराया, राइट, मैंने इसको एक्चुअली इसको फॉलो किया है ना इसके लिए। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 टाइम्स ईटा, रो माइनस सिग्मा, और जी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इक्वेशन मुझे मिल गई। ठीक सर, रो एंड सिग्मा दोनों डेंसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ बेटा वही क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने भी बता दी है, उसी एक ही चीज है दोनों। ठीक है सर, ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ऐसे जाएगी, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ऐसे जाएगी डेरिवेशन, हाँ, ऊपर और नीचे को एक साथ लेके चल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी, और वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर नीचे लगने वाली फोर्स जो इक्वल होनी पड़ेगी, तभी वो बॉडी नीचे ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है चलो, ये किसके लिए, स्मॉलर ड्रॉप के लिए, सबसे पहली बात छोटे से ड्रॉप के लिए। अच्छा, अब बड़े ड्रॉप के लिए क्या होगा, कोई बता सकता है, बड़े ड्रॉप के लिए इसी को बेटा ऐसा लिख लो, वी डैश, मतलब बड़े ड्रॉप के लिए, बिग ड्रॉप, सिंपल सी बात है, वी डैश। अच्छा बेटा अभी फिर से बता देता हूँ, आर स्क्वायर सर डिवाइड करके, हाँ 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 सर वैसे कर लो चलेगा, वो जल्दी उससे आंसर भी जल्दी आ जाएगा, 2g अपॉन में 9 ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, पर सर सिग्मा माइनस डेंसिटी आएगा ना, डेंसिटी बेटा सिग्मा माइनस डेंसिटी आएगा। नहीं, मैं तो डेंसिटी से सिग्मा घटा रहा हूँ शुरू से। ठीक है, रेशियो ले लेंगे, हाँ इसके बाद रेशियो ले लो बिगर और स्मॉलर ड्रॉप का, राइट, टेक रेशियो ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ड्रॉप लिख देता हूँ साइड में, टेक रेशियो ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ड्रॉप। ठीक सर, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट, अरे क्रिटिकल वेलोसिटी को छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है इसके आगे थोड़ा ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, इसके आगे थोड़ा ट्राई करो फिर मेरे से पूछ लेना, सर ने सिग्मा को फ्लूइड डेंसिटी माना है इसलिए, हाँ इसके लिए सिग्मा ईटा है बेटा और रो लिया है मैंने। ठीक चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सर मैंने 2 पेज की डेरिवेशन की थी, 2 पेज तो नहीं लगेगा बेटा, कंफर्म है। सर वो माइनस का सीन बता रहे थे सर, माइनस, ये माइनस, ये तो बेटा ये तो उसको सॉल्व करने से आता है सर, फर्स्ट पेज ये है बेटा। ठीक है, आगे चलूं क्या मैं, टाइम बहुत कम बचा है, मैं लॉन्ग आंसर डिस्कस कर लूं क्या, मैं जल्दी से लॉन्ग आंसर डिस्कस कर लूं, क्योंकि टाइम कम बचा है, ये शॉर्ट वाले तो करते रहोगे। सर अभी कितने, अभी तो बहुत क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अभी रीजन असर्शन है, लंबा चैप्टर है ना, काफी लंबा चैप्टर है, और इसमें केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं केस स्टडी डिस्कस कर लूं।
ठीक है, केस स्टडी कैसे करते हैं पहले वो सिखा देता हूं एक बार, क्योंकि केस स्टडी में सबको डाउट था, सुन लो, उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सुनो, बर्नौली थ्योरम, फ्लूइड डायनामिक्स में, इन फ्लूइड डायनामिक्स रिलेशन among pressure, velocity and elevation in a moving fluid, the compressibility and viscosity of which are negligible and flow of which is steady or laminar। सुनो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा कि बर्नौली थ्योरम में क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स मतलब जब फ्लूइड मोशन में हो तब रिलेशन किसके किसके बीच में, प्रेशर, वेलोसिटी एंड एलिवेशन इन अ मूविंग फ्लूइड यानी कि एच, ठीक है, एच एच के बीच में क्या होता है, द कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ विच आर नेग्लिजिबल एंड फ्लो ऑफ विच इज स्टेडी और लेमिनार। बर्नौली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन दोज नॉन विस्कस लिक्विड विच हैव लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब बर्नौली प्रिंसिपल आप सिर्फ उन्हीं फ्लूइड में अप्लाई कर सकते हो बेटा जो कि नॉन विस्कस हो और लेमिनार हो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, और किसी में आप नहीं कर सकते, टर्बुलेंट में नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, इट मींस दैट लिक्विड जिसमें कि पार्टिकल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर, दैट इज द स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज सेम। अब ये समझ आपको बिल्कुल नहीं आया, राइट, डोंट वरी फॉर दैट, समझ नहीं आया तो भी मुझे नहीं लगता है समझ आया, हाँ ये मैं करवा, डोंट वरी, ठीक है, चलो समझ नहीं आया। पर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने क्या किस चीज की कसम खिलाई थी, बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, आ गया, क्या बात है, मैंने आप लोग को किस चीज की कसम खिलाई थी, क्या चीज सेम है, एनर्जी, याद आया, उस टाइम भी मैं बोल रहा था बेटा इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। चलो, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसको 5 बार पढ़ने की, नहीं, मैं बताऊंगा कब जरूरत पड़ेगी, डोंट वरी। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ पाइप, मतलब सबसे पतली पार्ट ऑफ पाइप पे क्या होगा, मतलब अब इमेजिन करो बेटा, मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, राइट, अगर आप लोगों को याद हो तो, ऐसा कोई एक डायग्राम बनाया था बेटा, याद है, नैरो पार्ट पे क्या हो रहा होगा, अब आपको बताना है, इस पार्ट पे बेटा, ठीक, इस पार्ट पे, व्हाट यू थिंक, नैरो पार्ट पे क्या रिजल्ट आ रहा होगा, क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी मैक्सिमम एंड प्रेशर मिनिमम, पी मिनिमम, सोच के देखो, मैंने बताया भी था, याद हो तो, ठीक है। सर लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, अरे एरिया कम है तो क्या, प्रेशर तो मिनिमम ही रहेगा, कर सकते हैं, ठीक है, चलो। इन हाउस अवे फ्रॉम म्युनिसिपल टैंक्स ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट वाटर ऑन टॉप फ्लोर, दिस हैपन बिकॉज, मैंने ये बात आपको बताई थी कि पावर हाउस से बहुत दूर से पानी आता है तो मोटर यूज किया जाता है, इसलिए पानी की टंकी को ऊपर रख दिया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, अगर आपको याद हो तो, इसीलिए बताया था, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी इसमें जो है वो लॉस हो जाता है जब पानी फ्लो करता है तो, ठीक है। यहां तक आई थिंक किसी को किसी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इस चीज को दोबारा। नीचे बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लो बर्नौली प्रिंसिपल आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, आप सुनना, किन तरह के फ्लो में बर्नौली प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है। अब देखो इस पॉइंट पे ध्यान दो, अगर आपने इसको पढ़ा है तो इस पॉइंट पे ध्यान दो, देखो, देखो इस पॉइंट पे ध्यान दो, किस पे कर रहे हैं, विच हैव लेमिनार एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज है, आप पैसेज पहले भी देखते थे इसी तरह, राइट, ये बात क्लियर है क्या, समझ में आया कैसे पढ़ना है, अगर समझ में आया बेटा तो एक बार इमोजी भेज दो कोई भी, ताकि मेरे को समझ में आए कि तुम लोग को समझ में आ गया कब पढ़ना है, हर टाइम मत पढ़ने लगना, टाइम बचाना एग्जाम में, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक, आ गया आ गया आ गया, ओके 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 ओके, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, पाप लगता है। विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से, इंक्रीज होगा, या मे इंक्रीज मे नॉट इंक्रीज विद नेचर, ठीक है। अब मैं बताता हूं गैस की विस्कोसिटी, घनित्व, मतलब गैस भारी होगा या हल्का होगा, गर्म होगा तो, ऑब्वियस सी बात है अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि वो एक्सपैंड करने की तरफ भागना चाहेगा, ठीक है, इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक, चलो किसी को डाउट यहां तक, अब मैं लॉन्ग आंसर एक एक करके जल्दी जल्दी ले लेता हूं बेटा, ठीक, चलो लॉन्ग आंसर, पहला लॉन्ग आंसर क्या है,
show that there is always excess pressure on the concave side of the meniscus of a liquid. Obtain the expression for. अब ये थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो ये भी आंसर आ ही जाएगा, बट ठीक है मैं थोड़ा बहुत हिंट देके शुरू करा ही देता हूँ कि क्या होगा बेटा, कि यहाँ पे सर यही डाउट था, यही डाउट था, चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ। देखो बेटा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड है एयर बबल। अब देखो इसका डायग्राम सबसे पहले ऐसा बन रहा होगा। आई थिंक अगर किसी ने भी क्लास में कुछ भी अटेंड किया होगा तो यही डायग्राम बना होगा। अरे अरे ये बन क्यों जा रहा है ऐसे, चलो। तो सबसे पहली बात, यहां पे अगर आप देखो तो सरफेस टेंशन कितना लग रहा है, 2 पाई r टाइम्स टी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या, 2 पाई r टाइम्स टी? चलो आई थिंक क्लियर है। अब इस क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रेशर कितना होगा, फोर्स इंटू एरिया, यानी कि आप क्या बोलोगे सर, P1 पाई r स्क्वायर के बराबर वैल्यू आएगी इसकी। ठीक। अब अब मैं मान लेता हूं यहां पे कोई एक प्रेशर लग रहा है P2, मुझे नहीं पता वो कितना है, मैं ये बोलता हूं कि P2 इज इनसाइड द बबल। ठीक है, ये बबल के अंदर है, पहली बार। तो अब यहां से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 पाई r स्क्वायर। कॉमन सेंस यूज करो, कुछ ज्यादा इसमें लगाना नहीं है आपको फॉर्मूलाज वगैरह। और यहां से आपसे कोई पूछ ले चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है तो क्या बोलोगे, P2 - P1 = 2T/r। सिंपल सी बात है। अब माइनस करके उसको देख लेना, आपको सेम आंसर मिल रहा होगा। ठीक। अब इसको मैं दुगना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दुगना कर दूं तो क्या ये सेकंड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सोप बबल? और ये फर्स्ट के लिए मैंने इसको बता दिया, सेकंड के लिए खुद से कर लेना। ठीक है, तो जितना हो पाया बेटा, ऑलमोस्ट तो मैंने सारे ही कवर कर दिए। 2 क्वेश्चन बस बच गए। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज। ठीक।